हेलो एवरीवन। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आप लोगों ने अपर सम एंड लोअर सम का जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग क्या है ग्राफ में वो सब आपने देखा था। अब हम अपर सम और लोअर सम का एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो हम पढ़ेंगे, अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। राइट। तो अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल पढ़ने से पहले आप लोगों को कल मैंने जो कुछ कंडीशंस लिखवाए थे वो आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ। हम लोगों ने लेट करके पकड़ा था कैपिटल एम इक्वल टू सुप्रीमम एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और जो स्मॉल एम था वो था इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। राइट। और हमने जो पार्टीशन के लिए किसी जनरलाइज्ड, हमने जो जनरलाइज्ड वर्जन जो किया था किसी पार्टीशन के लिए वो था कैपिटल एम आर इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। और जो स्मॉल एम आर था वो था इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ये हम लोगों ने कल नोट किया था। तो ये जो है इसके ये जो चार है, चार चार, एक दो तीन चार, चार जो हमने कंडीशंस लिखे हैं, कंडीशन नहीं मतलब इसका मतलब क्या होता है वो हमने लिखा है। तो इन चारों से हमें कुछ रिलेशन मिलेंगे। बोलने जाऊं तो तीन हमें रिलेशन मिलेंगे। वो रिलेशन क्या क्या है? नंबर वन, capital M is always greater than or equal to M capital MR। सेकंड कंडीशन क्या मिलेगा हमें कि स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू स्मॉल mr। और थर्ड कंडीशन क्या है? स्मॉल mr लेस देन कैपिटल MR। ये हमें तीन कंडीशंस मिलेंगे। अब बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, ये इक्वलिटी यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर भैया ये थोड़ा समझा दो। तो मैं बोलूँगा ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। चलिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैंने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया। राइट। ये ग्राफ किसका है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ इंटरवल में इसे तोड़ा। राइट। मैं यहाँ से ही शुरू करता हूँ ग्राफ को। ठीक है। दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। मैं रियल वैल्यूज लेके आप लोग को एग्जांपल समझा रहा हूँ। ठीक है। वाई एक्सिस पे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। राइट। मैं इस वन को ए नेम दे देता हूँ और इस थ्री को मैं बी नेम दे देता हूँ। ठीक है। अब हम चलिए समझते हैं कि ये जो कैपिटल एम लिखा है इसका मतलब क्या है इस ग्राफ पे। ये जो सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स ये जो पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है कर्व,
उस कर्व में सबसे सुप्रीमम वैल्यू कौन है? सुप्रीमम वैल्यू मतलब उस ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट या फिर मैक्सिमम पॉइंट, वो आपको ये वाला दिख रहा है। तो ये जो पूरा इंटरवल है ए एंड बी, ये जो पूरा इंटरवल है, इसमें जो सुप्रीमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं जब y एक्सिस की तरफ देखूंगा तो मुझे 0.3 मिल रहा है। मींस जो कैपिटल M का वैल्यू है वो 3 मैं बोल सकता हूँ, राइट? इस ग्राफ के लिए समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब बात आती है जो स्मॉल m है, इन्फीमम ऑफ x, x बिलोंग्स टू ये पूरा इंटरवल, ये a एंड b पूरा इंटरवल, राइट? मीन्स ये जो कर्व है इसका सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट, जो छोटा वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या होगा? इन्फीमम होगा इस इंटरवल का या फिर इस ग्राफ का, ठीक है? तो हम इस ग्राफ से देख पा रहे हैं कि ये जो a इक्वल्स टू 1 है, ये वाला पॉइंट, दिस इज आवर इन्फीमम। यहाँ पर खड़े होकर हमने जब y एक्सिस की तरफ देखा तो हमें उसका वैल्यू 1 मिल रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ये स्मॉल m है इसका वैल्यू 1 है, राइट? अब आते हैं ये जो एम आर है, कैपिटल एम आर है और ये स्मॉल एम आर है, इसके ऊपर कैपिटल एम आर मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई मैंने इंटरवल लिया, मान लीजिए मैंने ये वाला इंटरवल लिया, 1 to 2 एक इंटरवल है, राइट? इस इंटरवल में अगर मैं सुप्रीमम वैल्यू देखने जाऊं तो मुझे ये वाला मिलेगा, दिस इज द पॉइंट, दिस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये डेल्टा 1 है मान लीजिए और ये डेल्टा 2 है। अभी काम नहीं है लेकिन मैं ऐसे देख के रख रहा हूँ। तो इस जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल 1,2 है, इसके ऊपर मैंने देखा इस जो ग्राफ के ऊपर, तो मुझे पता चला जो ये 2 पॉइंट पे है इस पे ही सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? इस 1,2 का सुप्रीमम हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने देखा कि एक जो है वो किसी इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर इंटरवल में हम ले रहे हैं, राइट? उस हिसाब से हमें ये जो एम आर का वैल्यू है वो 2 मिल गया, या फिर बोल सकते हैं अगर आर का वैल्यू हमने 2 लिया मीन्स M2, राइट? दिस इज M2। यहाँ पर आर है ना, तो फिर यहाँ पर भी तो 2 ही होगा ना। यहाँ पर बिठाओ ना भैया आर, यहाँ पर आर बिठाओगे तो फिर आर माइनस 1 मीन्स 1, और ये आर यहाँ पर 2 होगा मीन्स x1 x2। मैं ये कह सकता हूँ दिस इज x1 और दिस इज x2, ये वैल्यू तो मैं ले ही सकता हूँ ना। मैं इंटरवल दो पार्ट में ले रहा हूँ तो इस हिसाब से ऐसे इंटरवल आ जाएगा। वो ऐसे आप जैसे नेमिंग करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर आएगा सुप्रीमम वैल्यू। तो मुझे ये जो ये मिल गया 1,2 के लिए, वैसे ही मुझे 2,3 के लिए ये जो M3 का वैल्यू है वो मिलेगा, राइट? ये हो गया M2 और M3, राइट? तो मैं ये देख सकता हूँ कि जो ये एम आर का वैल्यू है वो हाईएस्ट कैपिटल एम के इक्वल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वलिटी का साइन दिया। मैंने पहले ही समझाया पहले ही कि ए कॉमा बी इंटरवल में जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू है, मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उसे ही हम सुप्रीमम कहते हैं। सुप्रीमम वैल्यू मतलब इस इंटरवल में मीन्स पूरा ये ग्राफ जो है 1,3 के इंटरवल में ये जो ग्राफ है उसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये हो गया। मतलब इसे मैं कैपिटल एम के इक्वल भी लिख सकता हूँ, राइट? तो इसलिए जो ये कैपिटल एम है ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। कोई भी इंटरवल आप बाउंडेड, कोई भी बाउंडेड फंक्शन में जो इंटरवल आप ले रहे हैं, यहाँ पर मैं ए कॉमा बी ले रहा हूँ मीन्स 1,3, उस हिसाब से कैपिटल एम का वैल्यू उस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा और यही सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं कोई भी इंटरवल या फिर पार्टीशन लूं इस ग्राफ के अंदर, वो हमेशा कैपिटल एम से छोटा होगा। सिमिलरली आप स्मॉल एम के लिए भी सोच सकते हैं।
ये इंटरवल लिया 1,2, इसमें देख सकते हैं एम जो हमारा एम आर है, स्मॉल एम आर, उसमें मिनिमम 1 आएगा। और ये जो आप पूरा इंटरवल भी अगर ले ले ए कॉमा बी, इसमें भी सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, तो इसमें भी एम का वैल्यू 1 हो जाएगा। मीन्स कैपिटल एम और एम आर एक पॉइंट पे इक्वल हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी दिया है। राइट, वैल्यूज देखिए आप, उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आप बात करें स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, आप पकड़ लीजिए ना, यही इंटरवल ले लीजिए ना 1,2, इसमें सुप्रीमम एम जो है, एम का वैल्यू 2 है, और जो इंफीमम है उसका वैल्यू 1 है। 1 बड़ा है या फिर 2? ऑफ कोर्स 2। मतलब ये वाला है वैल्यू हमेशा ये वैल्यू स्मॉल एम आर से बड़ा होगा, कैपिटल एम आर हमेशा स्मॉल एम आर से बड़ा होगा। ये था इसका ग्राफिकल मीनिंग। तो चलिए इन तीन इनइक्वालिटीज को हम यूज करके एक दूसरा इनइक्वालिटी बनाते हैं। मैं इसको रब कर लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं। तो चलिए रब हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीन इनइक्वालिटीज को यूज करके हम और एक इनइक्वालिटी बनाते हैं। मतलब अब प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा, क्लियरली बोल के लिख दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, क्लियरली ये लिख दीजिएगा। ओके, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ फ्रॉम वन टू एंड थ्री we get the inequality। क्या मिलेगा हमें? सबसे बड़ा ये m है और सबसे छोटा ये स्मॉल m है। मीन्स स्मॉल m इधर आएगा, उसके बाद इधर नहीं, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। मतलब क्या होगा, स्मॉल m इधर आएगा, उससे बड़ा होगा स्मॉल एम आर, उससे बड़ा होगा कैपिटल एम आर, उससे भी उससे भी बड़ा होगा कैपिटल एम। राइट, ये हमें इनइक्वालिटी मिला। अब ये जो इनइक्वालिटी मिला है, इसको यूज करके हम अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल तक जाएंगे। तो जाने के लिए हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई विथ डेल्टा आर, जो सबके साथ हम क्या कर देंगे, डेल्टा आर मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या होगा, m डेल्टा आर लेस और इक्वल्स टू स्मॉल एम आर डेल आर लेस और इक्वल्स टू कैपिटल एम आर डेल आर लेस और इक्वल्स टू कैपिटल एम डेल आर। राइट, अब हम क्या करेंगे, सब तरफ समेशन लगा देंगे। अरे यार, माफ कीजिएगा, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चला गया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कैपिटल एम आर डेल आर लेस और इक्वल्स टू समेशन ऑफ m r equals to 1 to n
डेल आर। तो अब आप लोग देख सकते हैं, अगर हम इन सब का समेशन लगा दें तो इसमें जो ये स्मॉल एम आर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, और ये जो कैपिटल एम है ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। मतलब क्या कर सकते हैं, हम इनको बाहर ले जा सकते हैं। सिर्फ समेशन किसका होगा, डेल्टा आर का। तो हम वही करेंगे दूसरी लाइन में। और पिछले वीडियो में हमने देखा था जो अपर सम है उसको हम क्या लिखते हैं, यू पी एफ। वो किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू एन, आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल आर। और जो लोअर सम है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एम आर डेल आर। मतलब इसके जगह पर मैं लोअर सम को बिठा सकता हूँ और इसके जगह पर मैं अपर सम को बिठा सकता हूँ। तो चलिए वो करते हैं। अब धीरे 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 प्रूफ आएगा। तो चलिए दूसरा लाइन लिखते हैं। एम तो यहाँ पर बाहर आ गया, और ये डेल्टा आर का वैल्यू क्या है आप लोग का भी बताता हूँ। ये आया कैसे, राइट। ये हमें एक इनइक्वालिटी मिल गया, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी है। इसके ऊपर से बहुत सारे थ्योरम, प्रूफ्स, वो सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आप इसे वीवीआई भी दे सकते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी इन दिस चैप्टर। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा नोट करिए, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। अब मैं समझाता हूँ कि ये जो बी माइनस ए ये कैसे हुआ। आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में मैंने ये ग्राफ लिया था, या फिर कोई भी आप ग्राफ लीजिए, राइट। कोई भी चलेगा, राइट। उस ग्राफ के आपने पार्टीशन किया था, राइट। इसमें ही समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए वैल्यू है और ये बी वैल्यू, राइट। आपने यहाँ से यहाँ तक लिया था। आपने यहाँ पर क्या किया था, पार्टीशन लिया था, x1 x2 xr, ये xn है और ये x0 है। पार्टीशन लेने के बाद आपने तो ये चीज तो देखा ही होगा, ये जो लेंथ है इसे हमने डेल्टा 1 नाम दिया था। ये दूसरा लेंथ जो है इसे हमने डेल्टा 2 दिया था। ऐसे ही करते 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 हमने सारे डेल्टास को लिया था, और हमने उसको जनरलाइज करने के लिए क्या किया था, डेल्टा आर लिया था। और डेल्टा आर का वैल्यू क्या था, एक्स ऑफ आर माइनस 1, एक्स ऑफ आर माइनस ऑफ एक्स आर माइनस 1। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ समेशन ले रहा हूँ। अगर आप इसका समेशन लेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि, यहाँ पर करो यार, ठीक है। यहाँ पर जो है ये पहला टर्म क्या आएगा, x1 माइनस एक्स नॉट, राइट, प्लस x2 माइनस x1। ऐसे ही करते 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 जाएंगे जब, तब आपको लास्ट टर्म जो है वो क्या मिलेगा, प्लस में यहाँ पर xn माइनस एक्स एन माइनस 1। इसके पहले भी xn माइनस 2 मतलब प्लस में एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 2, ऐसे टर्म यहाँ पर भी पहले मिलेंगे। तो क्या होगा, ये जो x1 और ये x1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये xn भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसका मतलब सिर्फ हमारे पास xn और x नॉट मिलेगा, राइट। तो इसको अगर मैं थोड़ा रब करूं तो ये किसके इक्वल हो रहा है, xn माइनस x नॉट। और ये xn क्या है, यही तो b है। और ये x नॉट क्या है, यही तो a है। मीन्स हमें जो ये डेल्टा r का समेशन वाला जो वैल्यू है वो क्या मिल गया हमें, b माइनस, राइट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पर जो समेशन में इसका वैल्यू b माइनस a क्यों लिखा था। तो आप यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद मैं रब करके वापस आता हूँ। तो हाँ भैया, तो आप लोगों ने जरूर से लिख लिया होगा। अब नोट कीजिए, ये जो हमें रिलेशन मिला ऊपर, इसको हम लैंग्वेज में ऐसे भी बता सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब क्या है, जो क्लोज इंटरवल में हम क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशन तो ले ही सकते हैं। अगर किसी ने बोला कि ये जो इंटरवल है इसको किसी ने दो टुकड़ों में तोड़ा, राइट, मैं कह सकता हूँ नहीं, मैं इसे 3 टुकड़ों में तोड़ूंगा। किसी और ने कहा नहीं, मैं इसे 4 टुकड़ों में तोड़ूंगा। ऐसे करते करते तो बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, कभी तो रुकेगा ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस। ये जो इंटरवल है इसमें हम कितने भी पार्टीशंस ले सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इसका कोई अंत नहीं है। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि इस इंटरवल में हम जितना चाहें उतना पार्टीशन ले सकते हैं, और उस पार्टीशन के लिए, हर एक पार्टीशन के लिए हमें एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड अलग से मिलेगा। ये जो पार्टीशन है इसमें लोअर बाउंड बोल रहा हूँ, ये जो पार्टीशन है हर एक पार्टीशन के लिए, मानिए इसमें 1 2 3 4 चार यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है, 4 पार्टीशन है, राइट। तो पार्टीशन में हम वो बोला चार, चार जो पार्टीशन है उसके लिए एक अपर सम मिलेगा और उसके लिए एक लोअर सम भी मिलेगा। अगर किसी ने कहा नहीं मैं 5 पार्टीशन लूंगा, तो उसके लिए भी एक और अपर सम मिलेगा और एक लोअर सम मिलेगा। मतलब जितने मैं पार्टीशंस पकड़ता जाऊंगा उतने मुझे अपर सम्स और लोअर सम्स मिलते रहेंगे। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेट एस यू इक्वल्स टू UPF such that P belongs to pi close interval a comma b। और एक मैं सेट लिख रहा हूं, SL equals to LULPF such that P belongs to pi of a comma b। अच्छा सर, ये तो आपने लिख दिया, इसका मतलब भी तो समझाओ। तो भाई मैंने अभी जो समझाया उसका ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। मतलब क्या है, हर एक पार्टीशन के लिए मैं अगर 4 पार्टीशन लूँ उसके लिए एक अपर सम और एक लोअर सम मिल रहा है। अगर मैं 5 पार्टीशन लूँ उसके लिए हमें एक लोअर सम, सॉरी एक अपर सम और एक लोअर सम मिल रहा है। तो ऐसे करते करते तो बहुत सारे मुझे पार्टीशन मिलते जाएंगे। बात तो सही की आपने। तो मैंने क्या किया, वो जो सारे पार्टीशंस मुझे मिलते जाएंगे उसको मैंने क्या किया, एक डब्बे में डाला।
और मैथमेटिक्स में डब्बे में डालना मतलब एक सेट फॉर्म कर दिया। वो सेट ये है, वो जो अपर सम वाला सेट है वो ये रहा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि पाई कहाँ से आ गया सर जी? ये है क्या? ये कहाँ से आ गया? अरे भाइयों रुको जरा, अभी बताता हूँ। ये पाई और कुछ नहीं है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसको आप कर्ली पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? आपका जो मर्जी वो यूज कीजिए। यहाँ पर मैंने पहले से ही पी दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर पाई दे रहा हूँ, क्योंकि कर्ली पी से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने पाई यूज किया है। ज्यादातर बुक्स में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइड में यहाँ इसे लिखने के बाद इसे आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। मतलब ये जो पाई है इसमें वो सारे के सारे अपर सम के एलिमेंट्स है। ए रियल नंबर यूपीएफ, मतलब ये रियल नंबर क्या है, सॉरी यूपीएफ क्या है, एक रियल नंबर है। तो बहुत सारे मुझे अपर सम्स मिलते जाएंगे, मतलब बहुत सारे मुझे रियल नंबर्स मिलते जाएंगे, और उस रियल नंबर को मैंने एक डब्बे में डाल दिया, और उस डब्बे को हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? सेट। मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे ये जो पूरा ताम झाम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। और ये P बिलोंग्स टू ये क्यों है? P है क्या है? हमारा पार्टीशन है, राइट? तो पार्टीशन में चाहे P1 भी ले सकता हूँ, P2 भी ले सकता हूँ, P3 भी ले सकता हूँ। यहाँ से मैं बहुत सारे पार्टीशन ले सकता हूँ, इसलिए मैंने जनरल P लिख दिया और उसको बिलोंग कहाँ करवा दिया? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में, जिसकी वजह से मेरे जो सारे के सारे पार्टीशन हो रहे थे वो सारे एक जगह पर कंटेन हो जाए। तो इसका मीनिंग ये था। आप लोग ये नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद में लिख रहे हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए जी, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम लोग बता रहे थे जो ये जो एक सेट हमने फॉर्म किया, दूसरा सेट फॉर्म किया, ये अपर सम के लिए था, ये लोअर सम के लिए था। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो एस यू एंड एस है एल है, बोथ इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट है। इसका मतलब क्या हो? तो चलिए इसका मतलब समझते हैं कि ये जो सेट है एस यू, इसमें हमने कितने पार्टीशंस लिए थे? इनफाइनाइट नंबर्स हो, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट, राइट? तो इस वजह से हम कह पा रहे हैं कि जो एस यू एंड जो एस एल है, ये बोथ क्या होगा? इनफाइनाइट होंगे, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ये सेट इनफाइनाइट नहीं, इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, राइट? और ये जो सेट है वो एक इंटरवल में तो बाउंड है। वो क्या है? ए कॉमा बी। इसमें ही तो ये दोनों सेट बाउंडेड है, इसलिए हम कह रहे हैं इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट, राइट, ऑफ रियल नंबर्स। ये जो हमें एक यूपीएफ का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर एलपीएफ का वैल्यू मिलेगा, वो सब क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे, जो पहले मैं बता चुका हूँ। मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को, ये हर एक रियल नंबर मुझे मिलते जाएंगे, राइट? तो हम इससे बोल सकते हैं एस यू एंड जो एस एल है आर बोथ इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर्स विच फॉलोज इक्वेशन नंबर 1, जो पहले मैंने m इंटू बी माइनस ए लेस देन और इक्वल्स टू LPF लेस देन और इक्वल्स टू UPF लेस देन और इक्वल्स टू m इंटू बी माइनस ए, वो था इक्वेशन नंबर 1, उसको ये फॉलो करेगा, राइट?
तो ये सब तो वो लोग फॉलो करेंगे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर देयरफॉर infimum of SU and supremum of SL exist finitely। अगर कोई सेट अगर बाउंडेड हो गया, मतलब तो उसका इन्फिमम और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, और ये इनफाइनाइट सेट भी है। तो इससे हमें पता चल गया इन्फिमम सुप्रीमम ऑफ एस यू एंड सॉरी इन्फिमम ऑफ एस यू एंड सुप्रीमम ऑफ एस एल एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा? फाइनाइटली, मतलब उसका एक हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। आप इसे नोट करिए, उसके बाद मैं रब करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो चलिए, रब हो चुका है। अब हम जो हमने लिखा था हेंस बोल के या फिर देयरफॉर बोल के, क्या था? इन्फिमम ऑफ एस यू। मतलब क्या होगा, हम इन्फिमम किसका ले रहे हैं? वो सेट का जो हमने एस यू के इक्वल लिखा था। और एस यू के इक्वल क्या लगा था? यू पी एफ such that P belongs to pi a b, राइट। और इसी को हम बोल सकते हैं कि ये जो इन्फिमम वैल्यू हमने ले लिया, इसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? मैं या फिर इम्प्लाइज दे के लिख सकता हूँ, इन्फिमम ऑफ, नहीं तो रुकिए, इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। which is called the upper integral and is denoted by इसे ऐसे डिनोट करते हैं। फाइनली हम पहुंच गए अपर इंटीग्रल तक। ओवर एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब ये जो इन्फिमम ऑफ एस यू है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन, अपर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये है हमारा अपर इंटीग्रल। मतलब क्या हुआ कि जो ये इन्फिमम ऑफ एस यू सेट है, उसका इक्वल ये हुआ इन्फिमम ऑफ दिस सेट, और इसका वैल्यू ही होता है दिस ए टू बी अपर इंटीग्रल। यहाँ पर जो साइन दिया है, ये बार जो है, ये अपर इंटीग्रल को डिनोट करता है। ये जो है इंटीग्रेशन के ऊपर में रहता है, ना कि बी के नीचे बोलेंगे, ना बी के ऊपर बोलेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है, इसका अपर इंटीग्रल ले रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन के ऊपर दे सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं उसको, ये अपर इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, इंटीग्रल। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, इसका वैल्यू ही क्या हो जाता है, ये हो जाता है।
इंटीग्रेशन ए टू बी, अपर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब जो सेट का हमने इन्फिमम वैल्यू लिया वो इसके इक्वल हो गया। अब चलिए हम लोग जो लोअर इंटीग्रल है उसके लिए भी लिख लेते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रब करके वापस आता हूँ। तो चलिए लोअर इंटीग्रेशन के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या किया था, वो हैंड्स लेके हमने ये भी लिखा था सुप्रीमम ऑफ एस एल सेट, राइट। तो ये जो है ये पूरा का पूरा हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, लोअर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है इसके नीचे में मैं बार दे रहा हूँ, ए के ऊपर नहीं, ठीक है। ये जो लोअर इंटीग्रेशन होता है, लोअर इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए हमें जो ये इंटीग्रेशन साइन है इसके नीचे में बार देना होता है, ठीक है। आप लोग जैसे देख सकते हैं, बहुत लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ऐसे बार, यहाँ पर ऐसे बार देते हैं, लेकिन वो तो एक अलग चीज हो गया ना, क्योंकि इसके ए के आगे बार देना मतलब ये तो माइनस टाइप का हो गया, और माइनस वैल्यू तो बार के तो इक्वल होगा नहीं ना। आप खुद ही समझिए ना, लोअर में 2 है और किसी जगह पर ऐसे -2 लिख दिया, यहाँ पर ये बार को हमेशा -2 ही समझा जाएगा ना। तो फिर इसलिए आप इंटीग्रेशन के नीचे में बार दे दीजिए ना, तो फिर सबसे अच्छा होगा समझने में। दिस इज लोअर इंटीग्रल। तो लैंग्वेज तो पूरा का पूरा सेम ही है। आप लोग वहाँ पर जो अपर इंटीग्रेशन था वहाँ पर लोअर इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, राइट। आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। तो फाइनली हमें अपर इंटीग्रेशन और लोअर इंटीग्रेशन दोनों ही मिल गया। तो मैं इसको रब करके फिर दोनों को एक साथ मैं लिख देता हूँ, या फिर साइड में यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ये आप पूरा नोट कर लीजिए कि ये लोड सम के लिए था, ठीक है। यहाँ पर नोट करने के बाद मैं वापस से लिखना चालू करूंगा। फिर भी मैं दोनों को एक साथ कंपेयर करने के लिए दिखा दे रहा हूँ। ये चीज जो यहाँ पर मैं लिखूंगा उसे नोट मत कीजिएगा। दिस, ये हमें मिल गया लोअर इंटीग्रल, ये हमें मिल गया क्या, अपर इंटीग्रल। तो चलिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, वो आप जरूर से लिखना। लिखिए, मैं इसको रब करके वापस आता हूँ। तो वहां तक आपने जरूर से लिख लिया होगा, आप वहां पर प्रूफ्ड बोल के भी लिख लीजिएगा। जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल है वो हमें दोनों का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है। अब हम नोट बोल के या फिर एक इम्पोर्टेंट चीज लिखेंगे, वो क्या है, इफ लोअर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रेशन, सॉरी अपर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर ये इक्वल हो जाए, मतलब दिस होल्ड्स, देन देन हम लोग क्या बोल पाएंगे कि जो फंक्शन का हमने अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल लिया है उसे हम रीमन इंटीग्रल बोल पाएंगे। तो फिर लैंग्वेज लिखते हैं। लोअर इंटीग्रेशन ये तो आपने होल्ड्स, देन द टू integrals called then the two integrals, नो, ये नहीं लिखना है, रुकिए एक सेकंड। देन द फंक्शन होगा, देन द फंक्शन
F is Riemann integrable. Over closed interval AB। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हम उसे क्या बोल पाएंगे? रीमन इंटीग्रल, राइट। एंड the two integrals can be written। हम उस ये जो the two integrals can be written combinedly। हम अगर उसको कॉम्बाइंडली लिखेंगे, मीन्स अगर कॉम्बाइन करके हम उसे लिखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, और वो किसके इक्वल भी होगा उसके दिखाता हूँ। लोअर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू अपर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स dx इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे? अगर लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन सेम हो जाए तो हमें सिर्फ इंटीग्रेशन साइन का यूज करना है, लिमिट देना है और फंक्शन लिख देना है। बस यही हमारा कॉमन या फिर कॉम्बाइंडली हम उसे लिख पाएंगे। कॉमन फॉर्म या फिर कॉम्बाइंड फॉर्म हम उसे लिख पाएंगे। ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ये लास्ट में लिख दीजिएगा। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही था। तो शायद से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपर इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर इंटीग्रेशन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको ग्राफ में कैसे समझते हैं, ग्राफ में क्या चीज हो रहा है वो आप लोगों ने देखा और समझा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आप सुंदर से एक बार नोट्स बना लीजिएगा जैसे जैसे मैंने कहा है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।